हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं काव्य रीति। काव्य रीति, काव्य गुण और काव्य दोष। इसके आगे आप काव्य और जोड़ लें तो ये हमारे काव्य शास्त्र की वीडियो है, जिसमें कि आपके काव्य की रीति, काव्य गुण और काव्य दोष पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो काव्य गुण और दोष हैं ये TGT एस्टेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। TGT एस्टेट के सिलेबस में गुण और दोष दिया गया है, लेकिन जो PGT एस्टेट है, PGT एस्टेट का जो सिलेबस है उसमें काव्य रीति, काव्य गुण और काव्य दोष और शब्द शक्ति भी दी गई हैं। तो शब्द शक्ति TGT में नहीं है उसके सिलेबस में, लेकिन जो शब्द शक्ति है वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ। तो TGT एस्टेट वाले इसे ध्यान से देखेंगे, काव्य के गुण और काव्य दोष। और PGT एस्टेट वाले इन तीनों को पढ़ेंगे, काव्य रीति, काव्य गुण और काव्य दोष। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपका टॉपिक है। ये मत समझना कि इसमें तो रीति लिखा है, ये लिखा हुआ है काव्य रीति, काव्य गुण और काव्य दोष। तो सबसे पहले रीति देख लेते हैं हम। काव्य रीति क्या होती है? रीति शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है। एक बात और आपको कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं या हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो का कंटेंट और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आज हम शुरू कर रहे हैं रीति। और काफ़ी अच्छे जो कमेंट्स है, बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स ही आ रहे हैं कि मैम एस्टेट का सिलेबस पूरा करवा दीजिएगा। तो देखो, मैं शॉर्ट ही नहीं करती, लेकिन जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना आपकी हर रोज़ 4-5 वीडियो आवश्यकता से अधिक ही डाल रही हूँ। बल्कि मेरे पास इतना टाइम है नहीं, फिर भी मैं बना रही हूँ कि बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो मुझे मजबूर कर देते हैं वीडियो बनाने के लिए। और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो देखने वालों की संख्या है उसके कंपैरिजन में कम ही है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और खुशी होती है कि हाँ, बच्चों ने ये देखा है। सच में एक अलग सा अनुभव है, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की खुशी को हम फील करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट करते हैं और वो अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं वीडियो को देखकर। कि कृतज्ञता तो आप समझते ही होंगे कि किए गए उपकार को जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। तो कृतज्ञता ही बच्चे दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें काव्य रीति। तो देख लेते हैं काव्य रीति। रीति शब्द की आप देखते हैं ना कि अरे हमारे तो इस चीज़ की कोई रीति ही नहीं है। रीति का मतलब होता है शैली, ठीक है। रीति शब्द की व्युत्पत्ति परक अर्थ है मार्ग। कोश में रीति के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, यथा जैसे कि शैली, पंथ, विधि, प्रणाली या पद्धति। ये सारे किसके अर्थ हैं आपके यहाँ पर? रीति के। रीति का मतलब आप शैली से ले सकते हैं, किसी पद्धति से ले सकते हैं, किसी पंथ से ले सकते हैं, ठीक है। साहित्य में रीति शब्द का अभिप्राय कवि अथवा लेखक की विशिष्ट शैली से लिया जाता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र के संदर्भ में रीति की क्या बात है, क्या अर्थ है? यहाँ पर रीति का अर्थ है कि जो काव्य शास्त्र यानी कि काव्य शास्त्र की रचना, काव्य की रचना करने वाले कवियों ने किस प्रकार के शास्त्र को अपनाया, किस प्रकार की शैली को अपनाया, उसी का अर्थ होता है रीति, ठीक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करते समय रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वामन ने किया। अब आपसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य वामन। आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति। मतलब विशिष्ट पदों की रचना करना ही क्या कहलाता है? रीति कहलाता है। तो ये परिभाषा किसने दी? आचार्य वामन ने। विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। पुनः विशिष्ट का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं विशेषणों गुणात्मा। मतलब जो विशेष गुण हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा कहते हैं। अर्थात विशिष्ट का आशय है गुणों से युक्त होना। गुण की परिभाषा देते हुए वे फिर कहते हैं गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म है। मतलब पहले तो इसने क्या कहा कि विशिष्ट पद,
ठीक है। विशिष्ट पद रचना को इन्होंने क्या कहा? रीति कहा। और उसमें भी इन्होंने विशिष्ट का क्या अर्थ लिया? विशेष से लिया, कि जो कुछ भी विशेष लिखा जाता है, गुणों से युक्त, गुणों से भरा हुआ जो कुछ विशेष लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। फिर इन्होंने गुण से क्या मतलब लिया? गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म है। अगर ये तीनों ही बात करें, सीधी सीधी पूछ लेते हैं, विशिष्ट पद रचना रीति, ये पंक्ति किसने कही रीति के बारे में? तो आचार्य वामन ने, ये भी आचार्य वामन ने, और ये भी आचार्य वामन की कही गई है। ठीक है। यहाँ हम समझा समझा के करेंगे, रीडिंग मात्र नहीं लेंगे जैसे कि सभी ने ऐसे ले रखी है। मैं आपको हो सकता है पूरा कंटेंट ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश रहेगी पूरा करवाऊँ, लेकिन जितना करवाऊँ उससे ये चाहती हूँ कि आपका प्रश्न अगर आए तो आप गलत ना करें। गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक। गुण क्या होता है? यानी काव्य में शब्द और अर्थ का ही खेल क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। उक्त सभी बातों का समावेश करते हुए रीति की परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है। शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। शब्द और अर्थगत चमत्कार को देखो, जो भी कविता की लाइनें होती हैं, जो भी काव्य होता है, उसमें या शब्दों का और उसके अर्थ का ही खेल होता है। इस शब्द और अर्थ के चमत्कार युक्त विशेष पद को ही क्या कहते हैं? हम रीति कहते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। वामन ने गुणों को दो वर्गों में बांटा है। तो कौन कौन से दो गुण बताए हैं? एक तो शब्द गुण बताए हैं और एक अर्थ गुण बताए हैं। तो जिनकी संख्या 10 होती है, मतलब शब्द गुण, गुण कितने बताए हैं? 10। और अर्थ गुण कितने बताए हैं? 10। अर्थ भी 10 होते हैं, और ना सॉरी, और शब्द गुण भी 10 होते हैं, और अर्थ गुण भी कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। आगे है हमारा आगे है अर्थ गुणों को शब्द गुणों से श्रेष्ठ माना गया है। अर्थ गुणों को शब्द गुणों से श्रेष्ठ माना गया है, और तथा इनके अंतर्गत रस, अलंकार आदि सभी काव्य तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। मतलब जो गुण हैं हमारे, एक तो गुण बताए शब्द के आधार पर, कितने बताए? 10। एक बताए अर्थ के आधार पर गुण बताए, कितने बताए? 10 बताए। तो कह रहा कि जो अर्थ गुण है ना, उन शब्द गुणों से श्रेष्ठ माना गया है, तथा इनके अंतर्गत, अर्थ के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? हमारे रस, अलंकार आदि सभी काव्य तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। अब वामन के अनुसार रीति के 3 भेद हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से हमारे उसकी शुरुआत हो जाती है रीति की, कि वामन ने रीति के कितने भेद माने हैं? 3। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये 3 रीतियां हैं हमारे पास। वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण विद्यमान होते हैं, अतः वह श्रेष्ठ मानी गई है। जबकि गौड़ी रीति में ओज और कांति नामक गुणों का समावेश होता है। पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य, इन 2 गुणों का समावेश होता है। अब ये गुण क्या होते हैं? ये गुण जब हम आपको रस वगैरह पढ़ाएंगे तब वहाँ पर बताएंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर ये आपको तीनों ही लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, कि वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो वैदर्भी रीति तो वह होती है जिसमें सारे 10 के 10 गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं, और ये सबसे श्रेष्ठ होती है। फिर गौड़ी रीति में कौन सा गुण आ जाता है? कौन सा गुण आ जाता? आपका ओज और कांति। ओज और कांति। ठीक है। ओज और कांति वाले जो गुण आ जाते हैं उसे हम गौड़ी कहते हैं। और पांचाली के अंदर आ जाता है माधुर्य और सौकुमार्य, मतलब जो मधुर होता है। जैसे कि आपने कृष्ण काव्य पढ़ा था, कृष्ण काव्य में कौन से गुण की प्रधानता थी? माधुर्य गुण की। और ओज, ओज का मतलब होता है जिसमें उत्साह हो। गौड़ी रीति में गोड़, ऐसे याद रखना, गोड़ कौन होता है? भगवान। भगवान के अंदर क्या है? ओज भी है, मतलब उत्साह भी है, और कांति, कांति का मतलब उसकी रति, उसका सौंदर्य, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और पांचाली के अंदर माधुर्य और सौकुमारी, तो ऐसे याद रखना है। आनंदवर्धन ने रीति की संगठना
रीति को क्या नाम दिया है? संघटना। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, संघटना का अर्थ किया सम्यक घटना, इसका अर्थ ये होता है वे संघटना को संपूर्ण सौंदर्य का साधन मानते हैं। वामन की रीति अपने आप में एक स्वतंत्र अवधारणा है, जबकि आनंदवर्धन की संघटना रस पर आधारित है। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। राजशेखर ने मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने मत में इनके अलग अलग परिभाषा दी हैं। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर मैं तीनों रीति के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है, किसी ने रीति गुणों को माना है, किसी ने वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है, और यहाँ पर आनंदवर्धन का क्या मतलब था? संघटना को रीति कहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग मतलब है। यहाँ वचन का आशय शब्द अथवा पद से है तथा विन्यास क्रम अर्थ रचना से है। विन्यास क्रम का मतलब रचना। आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया। कुंतक ने किसका प्रयोग किया है? रीति के लिए मार्ग का प्रयोग किया है। आनंदवर्धन ने किसका किया है? संगठन का किया है। राजशेखर ने किसका किया है? वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है। अब वचन का मतलब शब्द होता है और विन्यास का मतलब होता है रचना होता है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और मैं बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बातें समझ में आए। तो जो आचार्य कुंतक हैं रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके तीन भेद बताते हैं, एक सुकुमार मार्ग, एक विचित्र मार्ग और एक मध्य मार्ग। जब आप भारतीय काव्य शास्त्र को उठाकर देखेंगे, यानी कि काव्य शास्त्र को उठाएंगे, तो उसमें ये और भी ज़्यादा डिटेल से मिलेगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पर पीजीटी के लेवल का ही लेकर आई हूँ, और ये यूजीसी नेट में भी मैंने यहीं से पढ़ा था और यही कुछ पढ़ा था, और मेरे प्रश्न आराम से, मैं किसी भी परीक्षा में बैठी वहाँ मेरे आराम से सारे प्रश्न यहाँ से सोल्व हुए हैं। उन्होंने रीति विवेचन में कवि स्वभाव को प्रधानता दी है। उनके अनुसार सुकुमार मार्ग में भाव एवं रस का नैसर्गिक संबंध बना रहता है। ये सब आप थोड़ा सा छोड़ दो। और आचार्य मम्मट ने क्या कहा है, आपको इतना याद रखना है कि मम्मट ने क्या कहा, आनंदवर्धन ने क्या है, कुंतक ने क्या कहा है। ठीक है, आचार्य मम्मट ने रीति को क्या कहा है? वृत्ति कहते हुए तीन प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? उपनागरिका वृत्ति, परुषा वृत्ति और कोमला वृत्ति। ठीक है, और मम्मट के अनुसार वृत्ति नियत वर्ण व्यापार को कहा जाता है। इसने कहा ना, मम्मट ने रीति के लिए क्या? वृत्ति का यूज किया है। अग्नि पुराणकार ने चार प्रकार की रीतियां बताई हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और एक क्या बता दी? लाटी बता दी। तो भाई सब ने अलग अलग बताए हैं। उसने इसीलिए काव्य शास्त्र थोड़ा सा सभी को डिफिकल्ट लगता है। उसने काव्य में गुणों को अलंकारों से अधिक महत्व दिया। हेमचंद्र के अनुसार गुणों से काव्य का उत्कर्ष होता है, जबकि दोषों से शब्दार्थ का अपकर्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मिल जाती है आपको, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। और ये पेपर में खूब आता है, खूब बच्चे इसको गलत करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा रीति और गुण क्या होते हैं। रीति और गुण क्या होते हैं, देखना ये रीति हम पढ़ेंगे कि कभी आप ये सोचो कि मैडम ने तो रीति बस इतनी सी करवाई। अभी हम रीति के बारे में पढ़ रहे थे कि रीति को किस किस ने क्या क्या कहा है, और अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो ये भी बहुत है। और अगर रीति के बारे में आप ज़्यादा ही जानना चाहते तो रीति संप्रदाय को पढ़ लेना। ठीक है, रीति संप्रदाय आप पढ़ लेना। जिस तरह के ध्वनि संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, उसी प्रकार से आपका रीति संप्रदाय भी है। उसमें आप और भी ज़्यादा जाके पढ़ सकते हो, लेकिन ये मैं यहीं से उठाया कि आपके सिलेबस में तीनों यही टॉपिक दे रखे थे, और तो मैंने सोचा मैं यहीं से करवा देती हूँ। वो थोड़ा यूजीसी नेट लेवल का है। आचार्य, अब हम पढ़ेंगे रीति और गुण। आचार्य दंडी ने गुणों को ही रीति का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है। मतलब रीति का आधारभूत तत्व दंडी ने क्या माना है? गुण को। और दंडी ने 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दंडी ने कितने काव्य गुण माने हैं, तो कितने माने हैं? 10 माने हैं। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये मैडम किन किन गुणों की बात कर रही है, तो गुण यहाँ से देख लेते हैं। श्लेष आपको पता होगा, अलंकार में पढ़ा था, चिपका हुआ, उसका यही अर्थ होता है। प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता। सुकुमारता नहीं होता जैसे शैशव अवस्था के लिए
नहीं, सुकुमारता जैसे यौवन में जो थोड़ा कोमल सा होता है उसके लिए हम सुकुमारता यूज करते हैं। अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। तो ये क्या है? 10 गुण हैं। ये आपके 10 गुण हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 10 ये गुण और क्या पढ़ रहे हैं, काव्य दोष भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ गुण पढ़ रहे हैं और रीति के बारे में पढ़ रहे हैं। आचार्य वामन ने 2 प्रकार के गुण माने। देखो अलग अलग दे रहे हैं सब। दंडी ने 10 काव्य गुण माने थे, तो आचार्य वामन ने कितने माने हैं? वामन के प्रकार 2 गुण माने जाते हैं, एक तो शब्द गुण और एक अर्थ गुण। शब्द गुणों का क्षेत्र केवल वर्ण योजना तक सीमित है, जबकि अर्थ गुण का मूलाधार अर्थ सौंदर्य है। मतलब समझ गए होगे, अर्थ का मतलब सौंदर्य से है और शब्द का मतलब वर्ण योजना से है। अर्थ सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? अब रस, अलंकार, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्वों का समावेश हो जाता है। तो गुणों में भी 3 गुण प्रधान माने जाते हैं। गुण कौन कौन से? जिनके नाम है ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। अब यहाँ से आपके 3 गुण हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इन तीनों गुणों का आपको कहाँ प्रयोग करना है मैं बता देती हूँ। जो एस्टेट वाले बच्चे हैं, और इसमें क्या है कि आपके जो कविताएं एनसीईआरटी की डाली गई हैं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस इस बार दिया गया है उसमें आपका काव्य खंड भी है। तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपसे पूछेगा कि आपको बताना होगा कि उसमें कौन सा गुण है, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब आपको पता होना चाहिए। ओज का मतलब उत्साह होता है, प्रसाद का मतलब थोड़ा सा मतलब माधुर्य, मधुर, और प्रसाद का मतलब एग्जैक्ट मैं अभी वर्ड मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा है। वैसे जो कोमल सा भाव होता है उसे ही हम प्रसाद कहते हैं। ना ज़्यादा ओज, ना ज़्यादा कठोर, और ना बीच का जो होता है उसे प्रसाद कहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी रीति। भाई हम रीति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? रीति और गुण। तो गुणों में पढ़ा आपने किस किस ने क्या क्या माना है। गुणों की किसी ने संख्या 10 मानी है, किसी ने कुछ माना है। और आपसे प्रश्न ऐसे पूछेंगे, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे कुछ भी। आपको कोई भी पंक्तियां दे देंगे और पूछेंगे इसमें किस प्रकार का गुण है। तो बहुत ज़्यादा आपको पजल नहीं होना है, क्योंकि आप को पंक्तियां आप कितनी की याद करेंगे, बस आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं सब। नंबर 1 वैदर्भी रीति। मैंने आपको बताया था वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति हमारे पास 3 होती हैं। वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण है। अब यहाँ से आप सारा समझ जाओगे, देखना माधुर्य गुण क्या होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना रहती है। ट, ठ, ड, ढ वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। मैंने कहा ना माधुर्य मतलब मधुर, और इन्हें हम थोड़े कर्कश से कहते हैं। ये वर्ण हमारे कर्कश हैं, थोड़े से कठोर है। तो कठोर जो वर्ण है ये कभी भी माधुर्य गुण में नहीं आते। अब आप पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको कोई काव्य की पंक्तियां दी गई हैं और आपसे उसमें गुण पूछ रहे हैं, और अगर आपको इन वर्णों की अगर उसमें अधिकता दिखाई दे रही है, तो वो आपका माधुर्य गुण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप किसी भी प्रकार से प्रश्न अगर पूछे तो आप उसका आंसर कर सकें। यह रीति श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों के लिए उपयुक्त मानी गई है। वैदर्भी रीति जो है इसका मूल आधार कौन सा है? माधुर्य गुण है, और इसमें सुकुमार वर्ण योजना रहती है। वर्ण योजना मतलब सुकुमार जो वर्ण होते हैं वो कोमल से वर्ण होते हैं। इनमें ज़्यादा ट ठ ड ढ वाले वर्ण नहीं होते, च छ ज वाले भी नहीं होते, ये भी थोड़े उसी टाइप में आ जाते हैं। और रीति श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों, रस कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, करुण रस और कोमल रस होते हैं उसमें। मतलब वो पंक्तियां आपको देखने में अच्छी लगेंगी, कोमल सी लगेंगी, पढ़ने में आपको उनका अर्थ करुण सा लगेगा। ठीक है, इसमें शब्द योजना समास रहित होती है। मतलब समासिक शब्दावली का पदावली का यूज नहीं किया जाता है। कंकन, किंकिन, नुपुर धुनि सुने, मतलब कहत लखन सन राम हृदय गुने। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है कि देखे कंकन, कंकन मतलब किंकिनी, नुपुर ध्वनि सुनी। कंकण मतलब होते हैं जो हाथों में खनकने वाली, और नुपुर जो पैरों में पहनते हैं उनकी
जो पायल की किंकनी मतलब पायल की ध्वनि सुनी, तो ध्वनि इनकी कैसी होती है? कोमल ही होती है। और उनमें होता कौन सा रस है? श्रृंगार रस होता है, कोमल रस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। गौड़ी रीति क्या होती है? गौड़ी रीति, गौड़ी रीति ओज एवं कांति गुणों से संपन्न होती है तथा इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। यह रीति रोध और भयानक रसों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम है। यह भाषा सामासिक होती है। देखो, वैधर्मी में आपको सामासिक नहीं मिलेगी, इसमें गौड़ी में आपको सामासिक मिलेगी, रोध और भयानक रस मिलेंगे। तो आप देखते ही पहचान जाओगे पंक्तियों को। राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध, क्रुद्ध हो गया, एक तो क्रोध आ गया। ठीक है, रौद्र, रौद्र और क्रुद्ध एक ही बात है। कपि विषम उह विछुरति, वही आपको इस तरीके से आपको इसका मतलब पता है या नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगर जिसको इसका मतलब पता है, ठीक है, तो वो आराम से कर ही देगा। राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम उह, मतलब राक्षसों के विरुद्ध जो जब क्रुद्ध क्रोधित होते हैं, जो कपि है मतलब जो वानर है, विछु रही वही राजीवन नयन लत लक्ष्य बाण। तो राजीव नयन यहाँ पर राम को कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ही मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो आगे आपको करना ही नहीं है। ठीक, गौड़ी रीति। आगे आती है आपकी पांचाली रीति। इस रीति में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुणों का विधान रहता है। इसमें दोनों आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले वाली जो रीति थी, वैदर्भी रीति थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि माधुर्य गुण था उसमें। ठीक है, सुकुमार वर्ण योजना थी। दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या था, ओज और क्या थी, कांति थी। ओज और कांति गुण थे, रोध और भयानक रस थे। ठीक, और सामासिक पदावली थी। जैसे राजीव नयन सामासिक, राजीव नयन सामासिक पदावली कौन सी होती है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे राजीव नयन है, आगे राजीव नयन, राजीव के नयन मतलब, ठीक है, ये इकट्ठे सामासिक जोड़कर बता दिए ना, सामासिक शब्द है जिसमें दो पद जुड़े हुए होते हैं। ठीक, और पांचाली रीति है। इस रीति में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुणों का विधान रहता है। इसमें छोटे समासों वाली भाषा रहती है। ये मध्यम स्तर की रीति मानी गई है, इसे मध्यम स्तर की मानी गई है। यथा विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी सने स्वपन मगन। विजन मतलब जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं होता, उस वन में वलरी पर मतलब बेल पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वपन, अपने स्वपन में मगन होकर। और अमल कोमल तरुणी जूही की कली, तो ये निराला की है ये पंक्ति भी आपको ध्यान रखनी है। और इसमें किस प्रकार की वो है, क्या कौन सी है, पांचाली। पांचाली का मतलब है कौन सी रीति है, इसमें पांचाली रीति है। और पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमारी दोनों मिलेगा, माधुर्य और सौकुमारी दोनों गुणों का आपको मिलेगा। ठीक है, और आगे है हमारा वामन के उपरांत रीति संप्रदाय नाम मात्र को रह गया। शरीर को महत्व देकर आत्मा को महत्व न देने वाले रीति संप्रदाय का हास हास वामन के उपरांत इसी कमजोरी के कारण हुआ। ठीक है, मतलब शरीर को महत्व देकर आत्मा को महत्व नहीं दिया आगे आने वाले कवियों ने। और अब आगे है हमारा, हमने वैदर्भी गौड़ी पांचाली तीनों पढ़ लिए हैं। और काव्य के दोष हैं, ये आप कहें तो मैं इसी में करवा देती हूँ। काव्य के दोष अब हम पढ़ेंगे। आपने काव्य की रीति पढ़ी, तो एक बार फिर से आपका रिवाइज करवा देती हूँ। काव्य की जो रीति हैं वो तीन रीति थी, वैदर्भी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली और पांचाली। ठीक है, तो वैदर्भी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसको मध्यम स्तर की माना जाता है, निम्न स्तर की, और ये मध्यम स्तर की आपकी मानी जाती है। तो वैदर्भी में 10 के 10 गुण होते हैं, गौड़ी में ओज और कांति होता है, और पांचाली में माधुर्य और सुकुमारता होती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और शब्दों को आपको इसी से पहचानना है। अब हम पढ़ लेते हैं काव्य दोष। देखो, काव्य के गुण होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो वो काव्य की क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे काव्य, कुछ ऐसे अर्थ और शब्द भी होते हैं जो काव्य के दोष होते हैं। आचार्य मम्मट ने अपनी काव्य परिभाषा में दोषहीनता को काव्य का एक लक्षण मानते हुए लिखा है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्व्यापी। यहाँ प्रयुक्त अदोषों का तात्पर्य दोषहीनता से है।
काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन, गुण युक्त और कभी कभी अलंकार रहित होता है। तो यहाँ पर क्या कहा है इसने, मम्मट ने, कि काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन हो, जिसमें दोष ना हो, जो गुणों से युक्त हो और जो कभी कभी अलंकार रहित होता है। मतलब हमेशा तो अलंकार नहीं होते हर पंक्ति में, कहीं कहीं पर अलंकार हो, गुणों से युक्त हो और उसमें दोष ना हो, उसे ही मम्मट ने क्या कहा है, काव्य कहा है। काव्य की परिभाषा क्या होती है? काव्य स्वाद में बाधक उद्वेगजनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। उद्वेगजनक मतलब हमारे मन की हलचल को जो एकदम से उद्वेग कर देते हैं, उद्वेलित कर देते हैं, काव्य स्वाद में बाधक होते हैं। मतलब काव्य दोष वो कहलाते हैं कि हम कोई काव्य रचना पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते उसमें कोई दो मतलब हमें ना उसका अर्थ समझ में आ रहा है, या हमें लग रहा है कि उसमें कोई शब्द की कमी रह गई, या हमें लग रहा है कि यार ये शब्द तो बार बार आ रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं, जिसके कारण हम उस काव्य के अंदर स्वाद नहीं ले पा रहे, काव्य का स्वाद नहीं ले पा रहे। स्वाद में जो काव्य स्वाद में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, काव्य के दोष कहते हैं। ये दोष काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। दोष शब्द, अर्थ और रस, इन तीनों के सौंदर्य में व्याघात उत्पन्न करते हैं। मतलब जो काव्य दोष होते हैं, ये शब्द, अर्थ और रस तीनों में ही व्याघात मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। ठीक है, रस के जहाँ पर रस का अपकर्ष हो गया मतलब रस खत्म हो गया, वही क्या कहलाता है, वही काव्य का दोष कहलाता है। काव्य दोषों से काव्य का माधुर्य एवं सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जब काव्य में दोष आ जाता है तो काव्य का माधुर्य और सौंदर्य दोनों नष्ट हो जाते हैं और काव्य आनंद में व्याघात पड़ता है। इसलिए दोषहीन काव्य को उत्तम काव्य माना जाता है। दोषहीन मतलब जिसमें दोष नहीं होता, उसी काव्य को उत्तम माना जाता है। तो भाई दोष कितने प्रकार के होते हैं, काव्य दोषों के भेद हम यहाँ देखें। मैं बहुत आराम से इस चैप्टर की रीडिंग ले रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है इसलिए मैं इसमें फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो शब्दगत दोष हो सकता है, एक शब्दों का अर्थ जो निकलता है उससे संबंधित दोष हो सकता है, और एक रस से संबंधित दोष हो सकता है। तो आपसे सीधा प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द, अर्थ और रस दोष। इन दोनों पर आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ ने पर्याप्त विचार किया, परंतु काव्य दोषों का विवरण निम्नवत है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में आने लायक हैं। श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति मतलब सुनने में ही आपको कटु लगे, तो वह भी क्या होता है, दोष होता है। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत हो, उनके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आता है। अब आप यहाँ से तुरंत समझ जाएगी कि मैम ये तो बहुत ही आसान थे। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, या भर्त्सना में श्रुति कटुत्व दोष है। मतलब ये सुनने में हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, उच्चारण करने में भी अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ सुनने में ये वर्ड जो है, तो यहाँ कौन सा है, श्रुति कटुत्व दोष है। तो आई होप आप आराम से समझते जाएंगे। देखना कितने आसान तरीके के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जो आपको सबसे मुश्किल लगता था वही आपको आज सबसे आसान लगेगा। च्युत संस्कृति दोष। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। मतलब व्याकरण के अनुकूल कोई शब्द नहीं होता, वहाँ पर ये दोष होता है। इस निराशा को छोड़ो। देखो निराशा, अब यहाँ निराशा होता तो आपका जच जाता, मतलब व्याकरणिक तरीके से यहाँ निराशा आना था, इसने लिख दिया निराशता को छोड़ो आशा से लो काम। तो ये क्या हुआ, च्युत संस्कृति दोष हुआ। मतलब ये जो शब्द है हमारे व्याकरण के प्रतिकूल है, ये काव्य दोष है। यहाँ पर अश्लील 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 तो दोष। अश्लील, जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लील तो दोष होता है। यथा मीची आंख पिए की, निरखी वायु दीन तत्काल। या वायु का तात्पर्य अपान वायु से है, जिसे आप पाद बोलते हो। अतः अश्लील तो दोष होता है यहाँ पर। मतलब पिए की आंख मिचते ही वायु दीन तत्काल, कौन सी वायु, अपान वायु। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुनने में, और दूसरे को देखो मुझे पढ़ाने में भी शर्म आ रही है, तो इस प्रकार के ये क्या होते हैं, अश्लील तो दोष होते हैं।
ग्रामत्व दोष। साहित्य रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्रामत्व दोष माना जाता है। जैसे मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। मुंड पे मुकुट मतलब यहाँ सिर पे मुकुट कह देते, या मुंड, मुंड तो हम ग्रामीण भाषा में तो मुंड मारन गई थी वहां पर ऐसे बोलते हैं ना, तो ग्रामीण ग्रामत्व दोष है यहाँ पर, ग्राम्यत्व दोष। ठीक है, आई होप बहुत ही आपको आसान लग रहे होंगे। अगर आपको आसान लग रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतना ज़बरदस्त कंटेंट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और अगर बोर्ड होता तो मज़े ही आ जाते इसको पढ़ाने में। यहाँ सिर के लिए मुंड, देखो ये बता दिया मैंने। अप्रतित्व दोष, लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। अब मतलब जो हमारे लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का अगर प्रयोग होने लगता है तो वो अप्रतित्व सा लगता है। विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत, क्या कहा है? यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है जो सामान्य लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। अब यहाँ विष में यह गोदावरी मतलब गोदावरी का ये जल अमृतन को फल देता, अमृत के समान फल देता है। ठीक है, तो क्या कहा है? विष में, यहाँ विष में का शब्द किसके लिए लिया गया है? जल के लिए। लेकिन हम लोग तो विष नहीं, यहाँ विष जहर के लिए लेते हैं, तो यह अप्रतीत दोष है। क्लिष्टत्व दोष, बहुत सारे दोष हैं ये। दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता हो। आपने पढ़ा होगा ना क्लिष्टत्व दोष कि उसने कई सारे क्लिष्ट पदों की रचना की, जैसे सूरदास के लिए आता है क्लिष्टत्व पद वो होते हैं जिसका मतलब आपको जोड़ गांठ गुणा भाग करके भी उसका अर्थ समझ में ना आए, वहाँ के पर क्लिष्टत्व दोष होता है। अब आजकल के हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उन सबको ये सारे क्लिष्टतव ही लगते हैं कि ये जो है हमें नहीं समझ में आते। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खात, आया वही कुछ समझ में। तो वैसे अगर जोड़ गांठ के करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ग्रह का मतलब पता है, वेद का पता है, जोरी का मतलब जोड़ना, अर्ध का मतलब आधा, बरजे हम खात पता नहीं। फिर भी गोपिया कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में यदि हम नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब नखत का मतलब यहाँ क्या है? नक्षत्र कितने? 27, वेद कितने? 4, ग्रह कितने? 9 को जोड़कर अर्थात 27 + 4 9 40 का आधा अर्थात 20 या 20 खा लें तो हमें कौन रोकेगा? क्लिष्ट तो दोष है, देख लो भाई, ये आपके काव्य दोष है। न्यून पदत्व दोष, जब जहाँ अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, वह न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। पानी पावक पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। मतलब ये जो चीजें हैं, भगवान, पानी, आग और हवा, ये साधु और असाधु दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं। कवि ये कहना चाहता है किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया। देखो, पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु, मतलब एक समान व्यवहार से संबंधित भी अगर यहाँ पर शब्द जोड़ देते, मतलब यहाँ पर एक पद की न्यून का मतलब कमी, एक पद की कमी महसूस हो रही है, वहां पर क्या होता है? न्यून पद दोष होता है। अधिक, जैसे एक पद की कमी है वैसे ही अगर एक पद फालतू जुड़ जाए तो अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य सौंदर्य बढ़ता है या घटता नहीं है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता ही है। लपटी पुहुप पराग पद सनी स्वेद मकरंद, क्या कहा है? पराग तो पुष्प का ही होता है, पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः यहाँ पुहुप। देखो पराग किसका होता है? पुहुप। जो पराग होता है सबको पता है कि फूल का ही होता है, तो पुहुप का मतलब भी फूल होता है। तो ये दोनों क्यों लिखे? यहाँ पर एक पराग से भी काम चल जाता। तो यहाँ पुहुप क्या है? अनावश्यक शब्द है, तो अधिक पदत्व दोष है। आई होप आपको मजे आ रहे होंगे इसको पढ़ने में, बहुत ही आसान है और मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे फेवरेट टॉपिक है जो आज मैंने आपको करवाए हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना
और ये गुण दोष, और ये क्या पढ़ रहे हैं हम, दोष पढ़ रहे हैं। ये मेरे फेवरेट टॉपिक हैं क्योंकि मेरी बुक ने मुझे ये फेवरेट बनाए, मुझे इतने अच्छे से इसमें समझ में आए। काफ़ी मेहनत करके मैंने ये पढ़े क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई यूट्यूब वगैरह के चैनल भी नहीं थे और ना ही कोई क्लासेस में कोई नहीं पढ़ाने वाला था। BA MA में हमने कहीं पर भी ये नहीं पढ़े, लेकिन हाँ अपना खुद का अपना दिमाग लगा लगा कर ये काफ़ी पढ़े। अक्रमत्व दोष मतलब जहाँ कर्म से, यहाँ आपको सारे दोष नाम से ही पता चल जाएगा। जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका कर्म जोड़ने में कठिनाई हो, वहाँ क्रमत्व दोष होता है। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, देखो यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए था। विश्व में मानवी शब्द, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, देखो कहाँ जाके टेक का है। तो ये अक्रम मतलब शब्दों का क्रम ढंग से नहीं लगा रखा, तो यहाँ पर ये है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष कौन सा होता है? जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। नृप मोह अहम अहे दीजिए अथवा मत गजेंद्र, याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए, फिर हाथी न मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए। नृप मतलब क्या होता है? राजा। मोह कहे हाय दीजिए, हाय मतलब दीजिए, अथवा मत गए मुझे घोड़ा दीजिए, अथवा घोड़ा नहीं है तो मुझे क्या दीजिए, हाथी दे दीजिए। तो वो उसे पहले हाथी मांगना था। भाई किसी से आप मांगने के लिए गए, ठीक है, आप सीधा जाके कहोगे मुझे तो कॉफ़ी पिलाओ, या आप जीते कहेंगे भाई पानी पिला दो, तो आपको पानी मिल जाएगा और पानी पी के आप कॉफ़ी मांग सकते हो। लेकिन किसी के घर में जाते ही कहोगे मुझे तो कॉफ़ी पिलाइए, तो कॉफ़ी पिलाएगा, वो आपको दो जूत और मारेगा और घर से भगा देगा। ठीक है, तो ये है दुष्क्रमत्व दोष। ठीक, यहाँ पर थोड़ी हंसी भी आती है, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक है इसलिए मैं इन्हें बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। अब आगे है हमारा पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति होता है कि अक्षर बार बार आए वहां पर, जहां किसी शब्द के किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो, वह पुनरुक्ति दोष होता है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत, देखो सब को और सारे जगत, जाग सब को जाने मतलब सभी जानते हैं तुम्हें, फिर लिख दिया सारे जगत जहान, सारा जगत जहान, तो ये दो दो बार हो रहा है। या जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से करने से पुनरुक्ति दोष आ गया है। इसी तरीके से आपको पंक्तियां दी जाएंगी पेपर में और आपको पहचानना कि इसमें किस प्रकार का दोष है। तो दोस्तों इस वीडियो से आना आप कम से कम 50 सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए, इतने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है। रस दोष कौन से होते हैं? जब भाव व्यंग्य रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वास्तव शब्द वाच्य रस दोष होता है। जैसे क्या कहा है? जब भाव व्यंग्य रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, ठीक है, रस दोष होता है। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, निर्वते बस चुप कर दे, या नीरवता की स्थिति में चुप कर दे कहने से सब, देख नीरवता की स्थिति में, नीरवता की स्थिति में चुप कर दे कहने से, नीरवता की स्थिति में चुप कर दे कहने से सब चुप कर दे, देखो खुद के ही सब शब्द वाच्य रस दोष आ गया। इसे आपको समझना है, फील करना है, आप इसे तुरंत समझ जाएंगे। वर्ण प्रतिकूलता के कारण कहीं कहीं इस प्रकार का रस दोष आ जाता है, जहाँ वर्णों की प्रतिकूल, जैसे श्रृंगार रस में कठोर वर्णों का प्रयोग और वीर रस में कोमल वर्णों का प्रयोग। अब मैं कह रही थी ना टैट है डैट जो मिलेंगे वो आपको वीर रस में मिलेंगे, ठीक है, और श्रृंगार रस में आपको कठोर, अगर श्रृंगार रस में कठोर वर्णों का प्रयोग होता है तो प्रतिकूलता होगी, और वीर रस में कोमल वर्णों का प्रयोग होता है तो भी प्रतिकूलता होगी, और अगर ऐसा होता है तो रस दोष आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। मुकुट की उटक लटक विवी कुंड को भों की मटक नेक आँखें दिखाऊं रे। अब क्या कहा है इसको और देख लेते हैं, भाई हट जा। ये श्रृंगार रस में ट जैसे कठोर वर्ण का बारंबार प्रयोग होने से रस दोष है। श्रृंगार रस का वर्णन है, मुकुट की देख उटक लटक विवी कुंड ड ट, ये सारा क्या हो रहा है? रस दोष का सत्यानाश हो रहा है, रस का सत्यानाश हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? रस दोष है। अब और है या नहीं है, देखो ये मैंने आपके लिए थंबनेल बना रखा है, और इतनी मेहनत करते हैं बच्चों, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इतना शेयर करें और इतना इसको लाइक करें और इतने कमेंट करें कि मेरा दिल खुश हो जाए। और सब्सक्राइब तो इसके ऊपर बढ़ने ही चाहिए भाई, बहुत थक गए हैं,
कम से कम आज तीसरी चौथी वीडियो बना रही हूँ बोलते बोलते, और सच्ची में आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।